हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि 4 दिसंबर को आपकी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत परीक्षा होने वाली है। तो आपकी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत होने वाली परीक्षा को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए गणित के कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि OMR बेस्ड रहेंगे और ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम आपका कराने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 1 और इसी क्रम में आगे भी आपको हम लगभग 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर, जो बहुत ही सरल प्रश्नों के साथ हमने तैयार किया है और 20 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें आपके लिए रखी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, √25 कौन सी संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखेंगे ध्यान से स्क्रीन पे, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको परिमेय संख्या होती है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जबकि Q क्या होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे √25 को हम क्या कर सकते हैं, √25 को हम √5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको पता ही है अंडर में जोड़े से संख्या होती है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि आपका 5 बाहर आ जाएगा। और 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है 5/1 भी लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि नहीं, एक ही बात है। यानी कि P/Q की फॉर्म में 5 को लिख सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया है कि यदि P/Q की फॉर्म में किसी संख्या को लिख सकते हैं तो कैसी संख्या होती है, वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिमेय संख्या। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो जैसा कि आपको स्कूल में बताया गया है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा। बच्चों आपको पता है हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और बाहर जो घात बनी हुई है पहले से 3/4 ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि जब किसी संख्या की घात होती है और उसके बाहर भी कोई घात लगी होती है तो उनको आपस में गुना में हम लिख देते हैं इस तरह से, 4 × 3/4। अब इस 4 से 4 कट जाएगी ये। ठीक है, तो 2 की घात कितना बचेगा, यहाँ 2 की घात बचेगा 3, और 2 की घात 3 का मतलब आपको पता ही है कि 2 में 3 बार गुना, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 आपको दिख रहा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 8। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो आपको बता देता हूँ बच्चों, जो संख्याएं गिनती में काम आती हैं और 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए 0 भी लिखा हुआ है साथ में, तो 0 वाला हम साथ में नहीं लेंगे। जब 0 को भी साथ में हम इंक्लूड करते हैं, ले लेते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं पूछेगा तो 0 भी साथ में लेंगे, और पूर्ण संख्याएं नहीं पूछेगा, प्राकृतिक संख्याएं केवल बोलेगा, तो हम 1 से शुरू करके अनंत तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। 4 में 4 माइनस का √3 और मल्टीप्लाई में लिखा है 4 प्लस का √3। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, a - b और a + b यदि एक साथ लिखे हुए हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, बीच में माइनस लगा हुआ है, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगी, 3 आ जाएगा, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, तो 13 दिया है इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका 13 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके दोस्त भाई बहन इस पेपर को देने वाले हैं, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 5 में देख लेंगे, आपका दिया है px = 3x - 2 का p1 के लिए क्या मान होगा। यानी x की जगह क्या पुट करना है हमें, x की जगह हमें 1 मान रखना है, तो समीकरण में रखेंगे x की जगह 1, 3 मल्टीप्लाई x की जगह 1 रखेंगे -2। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 - 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। 1 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 2x² माइनस का 7x और +3, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड हमें करने हैं, यानी कि फैक्टर्स हमें करने हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जब फैक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, जब पहले x² से पहले कोई संख्या दी हुई होती है उसकी लास्ट वाली में गुना करते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके जिससे गुना करके तो 6 आए और प्लस या माइनस करके बीच वाली संख्या यानी कि 7 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ऐसी, यानी कि 2x² और माइनस का 6x और माइनस का x और प्लस का 3, यानी कि 6 एकम 6 और 6 माइनस के 6 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, यानी कि इसके फैक्टर हमने बिल्कुल ठीक किए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2x कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x और यहाँ x - 3 और माइनस यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, x - 3। अब दोनों में x - 3 कॉमन है तो x - 3 और जो बचा हुआ है, बचा कितना है, 2x और -1, 2x - 1। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, x - 3 और 2x - 1, x - 3 और 2x - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, साफ साफ लिखा हुआ है पूरा स्क्रीन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा छोटा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस का x² प्लस का 2 में घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात करनी है बच्चों। घात का मतलब होता है कि जो भी चर पद होता है उसके अंदर उसकी सबसे मैक्सिमम जो पावर लिखी होती है उसके ऊपर घात लिखी होती है। तो चर पद क्या दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है। ठीक है, और x की सबसे बड़ी घात क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो घात क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। 3 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4x² माइनस का x + 3 में कौन सा बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है कि पदों को काउंट करके लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें काउंट करेंगे, एक पद, माइनस के बाद दूसरा एक पद और फिर प्लस के बाद तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने पद जाएंगे, 3 पद। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कार्तीय पद्धति या कार्तीय निर्देशांक में कितने चतुर्थांश हैं। आपको पता ही है कितने चतुर्थांश होते हैं, सिंपल सा इसका आंसर है 4 चतुर्थांश इसमें होते हैं। आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश। आपने पढ़ा होगा ना एक्स और वाई करके इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स डैश लिख देते हैं और इसको वाई डैश लिख देते हैं।
तो ये एक चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है और ये वाला एक चतुर्थांश है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरह से आपको लगातार मिलेंगे 4-5 मॉडल पेपर, उन्हीं को आप अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बाद में कोई भी आपका सुझाव है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। बिंदु दिया गया है आपको 0 और -3। आपको पता है जो बिंदु में वैल्यू होती हैं x और y की वैल्यू होती हैं, तो x की जगह पे 0 दिया हुआ है, y की जगह पे -3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका ये बना होता है, एक्सिस बने होते हैं। तो आपको पता है बच्चों x अक्ष पे तो y बराबर 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पे y बराबर 0 होता है और y अक्ष पे x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 दी हुई है। जब x की वैल्यू 0 दी हुई है तो बिंदु किस पे होगा? y अक्ष पे होगा। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ है? y अक्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है y अक्ष। फिर से सुनेंगे, x अक्ष पे y बराबर, बच्चों एक बार फिर से देख लेंगे। जैसे कि आपका ये बना हुआ है, एक्सिस बना हुआ है, तो यदि x एक्सिस पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु बना हुआ है यहाँ पे, तो उसका x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट, y बिंदु 0 होता है। और यदि y एक्सिस पे कोई बिंदु बना हुआ है यहाँ पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट किस पे 0 बताया मैंने? y एक्सिस पे। तो सिंपल सा इसका y एक्सिस आंसर हो जाएगा, y अक्ष पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बच्चों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? 2 चरों वाले, चर समझते हैं x y जो हम ले लेते हैं, तो 2 चर, पहला वाला पढ़ेंगे हम ax प्लस by प्लस का c बराबर 0, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानक रूप है। अब आपको देख के लग रहा होगा किसी किसी को कि b भी तो ठीक हो सकता है। अब b इसलिए ठीक नहीं है बच्चों, ax प्लस by तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जो z लिखा है तो इस वाली समीकरण में 3 चर हो जाएंगे, जबकि क्या लिखा है इसमें? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक तो होना चाहिए लेकिन 2 चर होने चाहिए, केवल 3 नहीं, तो इसलिए बी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 12 बहुत ही इजी है। एक डैश वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, रेखा, बिंदु, पृष्ठ या किनारे, बताइए। तो सिंपल सा उत्तर है, कोई भी जो बिंदु होता है यानी कि पॉइंट, मैं लगा देता हूँ, कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है बच्चों, उसका कोई भी भाग नहीं होता। ठीक है, कोई भी उसका भाग पॉइंट का नहीं होता यानी कि बिंदु का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। वह रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक कहलाती है, क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, कोई भी नहीं, या अंतःकोण। तो ये बात कर रहा है कि कोई रेखा है जो 2 रेखाओं को अलग अलग, 2 या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची हुई है ये वाली, और एक रेखा मैंने ये वाली खींची हुई है, और एक तीसरी कोई रेखा है इसको यहाँ काट रही है। ठीक है, इस वाली रेखा को यहाँ काट रही है, इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। तो इस तरह की रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखा होगा नहीं, क्योंकि समांतर रेखा कहीं भी किसी उसको काटेगी नहीं। यदि समांतर रेखा होगी तो उसके समांतर चलती रहेगी, काटेगी नहीं कहीं पे भी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज आपको पता ही है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए 2 कोण आपको दिए गए हैं, एक आपको 90 दिया गया है, एक आपको 70 दिया गया है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? आपका 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। 6 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको भी निपटा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, ASA सर्वागसमता कसौटी लिखा जाता है। फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है, ये केवल फुल फॉर्म पूछ रहा है। ASA की फुल फॉर्म क्या होती है सर्वागसमता की, तो उसे बोलते हैं कोण भुजा कोण हिंदी में, और इंग्लिश में एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, ये नहीं होगा ऑप्शन, सिंपल नहीं होगा। एंगल सैंपल लिखा है, ये भी नहीं होगा। शुरू में क्या लिखा है, एंगल सिंगल एंगल, ये भी नहीं होगा। ये लिखा है एंगल साइड एंगल, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत का क्या होता है? व्रत को आपको पता है, ये व्रत होता है इस तरह से, और व्रत की जीवा क्या होती है, ये यहाँ से जो कटी होती है ये होती है व्रत की जीवा। लेकिन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी? तो सबसे बड़ी जीवा व्रत की कहाँ होगी? बिल्कुल बीच में। कहाँ पे? व्यास के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। व्यास दिया है इसमें ऑप्शन नंबर सी पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो सेशन, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देंगे। एक बार अपने दोस्तों के साथ जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2004 परीक्षा को देने जा रहे हैं, उसको एक बार शेयर कर देंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, लेकिन इजी है, टफ नहीं है। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ, इसमें दिया गया एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, मान लीजिए A बराबर 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और B बराबर आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दिया गया है 42। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। A + B + C बराबर दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से C कितनी निकल जाएगी? C वाली भुजा, एक 18 है, एक 10 है, तो 18 और 10 को इसमें से माइनस कर देंगे। जब 42 में से 18 और 10 28, और 42 में से जब 28 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 14 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरी भुजा आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब यदि आपके पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अवेलेबल हैं, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों निकालते हैं हम हीरोज फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से? हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। ये होता है, एरिया का सूत्र होता है छोटा s, s - a, s - b और s - c। ठीक है, ब्रैकेट में इसको सबको बंद कर देंगे, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो s होता है, s को बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। और परिमाप आपका पहले से दिया कितना है? 42 दिया हुआ है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/2, 21 सेंटीमीटर आ गया आपका। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डिलीट करना पड़ेगा। याद रखेंगे s की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 21 निकाल दी है। ठीक है, फॉर्मूले में मान रखेंगे a = अंडर रूट था ना, s का मान 21 गुना पहला वाला क्या था? s - a, यानी 21 - a की वैल्यू कितनी है? 18। 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 गुना। दूसरा क्या था? s - b, यानी कि 21 - b यानी कि 10। 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 मल्टीप्लाई। तीसरा क्या था? s - c, यानी कि 21 - c कितना निकला था हमारा? 14 निकला था। c 14 निकला था ना, 14 सेंटीमीटर। तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब आप देखेंगे 21 और ये 7 दिया 21, तो 2 का 21 का जोड़ा बन गया, तो 21 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में? 11। तो ये क्या जाएगा? सेंटीमीटर में चल रहा था, और क्षेत्रफल किस में निकलता है? वर्ग सेंटीमीटर में। तो क्या क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज का? 21√11 वर्ग सेंटीमीटर। 21√11 वर्ग सेंटीमीटर आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया है, और यही आपका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करेंगे, बैक करके दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। केवल सूत्र लगाना है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। नॉर्मली आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, आधार और ऊंचाई। तो उसका क्या सूत्र होता है? सिंपल सा सूत्र होता है, एरिया = 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और 1/2 आधार गुना ऊंचाई आपका पहले ही ऑप्शन पे लिखा गया है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
क्लियर है। अब बचा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 और 20। 19 देख लेते हैं बच्चों। 19 में दिया गया आपके बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं 14, 25, 14 करके, और आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है बच्चों कि जो भी आपके आंकड़े दिए गए हैं उनमें जिसकी सबसे अधिक पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है, वही आपका बहुलक हो जाता है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 14 एक बार, 2 बार और आपका 3 बार, 4 बार। काउंट कर लेंगे तो 14 सबसे अधिक बार दिया गया है, तो 14 आपका बहुलक हो जाएगा। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो 14 से अधिक बार इसमें दी गई है, तो 14 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। बच्चों क्लास पसंद आई है तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी चैनल को कर देंगे, और अपने यार दोस्त भाई बहन रिश्तेदारों से भी चैनल को शेयर करके वीडियो सब्सक्राइब कराने के लिए बोल देंगे कि मैम का चैनल है, सर का चैनल है, सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। अब आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है वर्ग अंतराल 40 से 50 की ऊपरी सीमा क्या होती है। बच्चों जैसे ये लिखा है 40 से 50, तो इसमें पहले वाले को तो बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, निम्न सीमा, और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। तो इसमें क्या कह रहा है? ऊपरी सीमा, उच्च सीमा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो कितना इजी पेपर था। इसी की क्रम में आपको बाकी अन्य भी मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है। आप पूरा एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो आपकी परीक्षा होने वाली है दिसंबर 4 में, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।